नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की हमारी इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद के बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने गुलाम नबी आजाद की बहानी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को वो बताना चाहिए कि वो विदेश में किन अवांछनीय व्यापारियों से मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो अवांछनीय व्यवसायियों से मिलते थे। प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं, उनके मिलने का एजेंडा क्या है। विशेष बात यह कि विदेश में स्वदेश के बारे में की गई टिप्पणियों पर बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार हमलावर है और राहुल के बयानों पर भी कांग्रेस को चुनावों में घेरना चाहती है। आप विदेश जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, बताइए। रविशंकर प्रसाद ने सीधा प्रश्न राहुल गांधी से पूछा। गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबों के साथ काम किया है। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कई अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। और गांधी परिवार के प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन गांधी परिवार का कई व्यापारी घरानों से संबंध है। Mr. Ghulam Nabi Azad has clearly stated that whenever Mr. Rahul Gandhi goes abroad, he meets many undesirable businessmen. And the Gandhi family has close association with many business houses. थोड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। For a tweet from Mr. Rahul Gandhi mentioning your name and associating with Adani and all, how do you feel after seeing that tweet? It is shame. Rahul Gandhi saying, I have never any association with any businessman, whereas their entire family had all along the association with businessmen, including him. I still want, because I have a great respect, I have a great respect for the family. I don't want to speak anything. Otherwise, I can give 10 examples where he would go and meet even outside the country to meet even people who are undesirable businessmen. तो मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। अभी गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो आपको सुना दिया। वहीं गुलाम नबी आजाद के इस बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने करारा हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हर गुजरते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद गिर कर अपना असली चरित्र और मोदी जी के प्रति अपनी वफादारी का प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनके तिरस्कार भरे बयान प्रासंगिक बने रहने की उनकी हताशा को दर्शाते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये निंदनीय है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस कार्यक्रम से लाभार्थी महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस बार यूपी नगर निकाय चुनाव में 37% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। विशेष बात यह है कि बीजेपी की नज़र महिला वोटरों और उन महिलाओं पर है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिला है। और अपने इस लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है। हमारी तैयारी विधानसभा चुनाव परिणाम जब मार्च 2022 में आया था, तुरंत निकाय चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। पिछले दिनों माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश हुआ था, उसके बाद सरकार ने तय किया था कि पार्टी ने तय किया था कि हम बिना पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। और आज हमें खुशी है कि हम 27% पिछड़े वर्ग का आरक्षण दे करके चुनाव करा रहे हैं।
और पिछले समय जब चुनाव होना था उससे पहले भी हमारी तैयारी निचले स्तर तक पहुंची थी। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि डबल इंजन नहीं, अब ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर, नगर निकाय में भी भाजपा सरकार, न भ्रष्टाचार न गुंडागर्दी, कमल का फूल खिलाने के लिए जनता तैयार बैठी है। वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए जारी तैयारियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव ईवीएम से न करवाकर बैलेट पेपर से करवाने की मांग की। सोमवार को लखनऊ में निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने की। उन्होंने कहा, इस चुनाव में बीएसपी पूरे दमखम से लड़ेगी। मायावती ने दावा किया कि बीएसपी हमेशा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखती है। सुनिए मायावती ने क्या कहा। यूपी में नगर निकाय के चुनाव अर्थात नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव घोषित हो चुके हैं, जिसका बीएसपी स्वागत करती है। साथ ही ये भी उम्मीद करती है कि यूपी सरकार व नगर निकाय से संबंधित अधिकारी ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर कराएं तथा नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम से न करा के इसे भी सीधे तौर पर बैलेट पेपर से ही कराएं। ये भी हमारी सरकार से, संबंधित अधिकारी से पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं। और आइए अब रुख करते हैं राजस्थान का। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले अशोक गहलोत, सचिन पायलट खेमों के बीच खींचतान जारी है। राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर से बगावती तेवर अपना लिए। पायलट ने अपनी सरकार के विरुद्ध अनशन का ऐलान कर दिया, जिससे पार्टी का संकट गहरा गया। पायलट के मामले पर आलाकमान ने सख्त रुख अपनाते हुए संदेश दिया कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई। वहीं विपक्ष इस मामले पर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा कि राजस्थान सरकार दो खेमों में है, एक खेमा गहलोत का, दूसरा सचिन पायलट का। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ये कहते हैं कि दो खेमों में कांग्रेस बट गई है। एक तरफ सचिन पायलट है, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व अशोक गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं 11 अप्रैल को धरने पे बैठूंगा। और अगर आप पहली इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के विवाद हुआ था, उस समय भी ये विषय जब आया तो इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जीत तो गई है लेकिन मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा इनसे। तो आज कांग्रेस हाईकमांड ने हमें दो मुख्यमंत्री दे दिए राजस्थान को। दो मुख्यमंत्री कोई किसी स्टेट को दिए जाते हैं क्या? तब से ही झगड़ा है इनका, इसलिए इनका डेवलपमेंट का काम रुका, गवर्नेंस गायब हुई, जनता त्रस्त है, परेशान है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी कि सचिन पायलट को अपनी सरकार तो कांग्रेस की राजस्थान में उसके जो नीतियां इसके विरुद्ध का धरने पे बैठना पड़ा? वो तो वो जाने, लेकिन जिस तरह का परिस्थितियां बनी हैं वो ये दो खेमों में बंटने के कारण बनी है और ये खेमा ठीक हो नहीं रहा इनसे, मुझे ऐसा लगता है।
रुख दिल्ली का। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मेयर के चुनाव होने जा रहे हैं। 2022-23 के मेयर का कार्यकाल पूरा होने पर दिल्ली की वर्तमान मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने एलजी विनय सक्सेना को चुनाव कराने के लिए पत्र भेज दिया है। शैली ओबरॉय द्वारा भेजे गए पत्र में 2023-24 के मेयर चुनाव करवाने के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की गई। अब एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से अंतिम घोषणा मेयर चुनाव की तारीख के बारे में की जाएगी। नियम के अनुसार हर हाल में 30 अप्रैल से पहले नए मेयर का चुनाव जरूरी है। वर्तमान मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का 38 दिन का कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो चुका है। ऐसे में इसी हफ्ते मेयर चुनाव का शेड्यूल जारी होने की उम्मीद है। नियमों के अनुसार नई एमसीडी गठित होने के बाद मेयर का पद पहले साल किसी महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व होने के बाद दूसरे वर्ष सामान्य वर्ग के किसी उम्मीदवार के लिए रिजर्व रहता है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय को ही दूसरा अवसर दिया जा सकता है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राम सिंह किंकर सिंह। चुनाव की तारीख मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने 26 अप्रैल को निश्चित कर दी है। अब देखना यह है कि इस तारीख का जो प्रस्ताव है वो एलजी के पास जाता है तो एलजी क्या करते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जो सियासी तीर है वो लगातार चलनी शुरू हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि एक बार फिर जब एलजी पीठासीन अधिकारी तय करेंगे तो कम से कम वह वैसा करें जैसा संविधान सम्मत है। और आरोप यही लगाया है कि पहले जो सत्या शर्मा की गई थी पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त, वह साफ तौर पर असंवैधानिक था और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग मंचों से इसे उठाया भी था। इन सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरह से पिछली 4 बैठकों में महापौर उप महापौर को चुनने को लेकर के हंगामा मचा, इन सब महाभारत हुई, लात घूंसे चले, डंडे भी बरसाए गए, मारपीट हुई, लेकिन 22 फरवरी को मेयर और उप महापौर का चुनाव हो गया। अब आपको बता दें कि सियासी पार्टियां अपने तरीके से चालें चलनी भी शुरू कर दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की रणनीति ये है कि जो संकेत मिले हैं कि मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल को ही रिपीट किया जाएगा। और रिपीट करने की दशा में क्या पीठासीन अधिकारी आम आदमी पार्टी से ही होगा या फिर बीजेपी से या कांग्रेस से, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसका फैसला एलजी करेंगे। कांग्रेस की स्थिति यह है कि पिछले चुनाव की तरह वो इस बार भी मेयर के चुनाव से दूरी बनाकर रखेगी। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि जो पिछली बार रेखा गुप्ता और साथ ही साथ उप महापौर की प्रत्याशी कमल बागड़ी थे, इन्हें फिलहाल संकेत मिल रहा है कि रिपीट नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब देखना यह है कि नया चेहरा कौन होता है। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश से यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में एक बार एक नई पार्टी भी मैदान में है, तो इस पार्टी का नाम वास्तविक भारत पार्टी। मध्य प्रदेश में आईएएस रहे वरदमूर्ति मिश्रा ने यह पार्टी बनाई है और राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन में वास्तविक भारत पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। वास्तविक भारत पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। पार्टी ने जबलपुर जिले की बरगी से आशीष पटेल और नरसिंहपुर जिले के मोटेगांव विधानसभा सीट से हरिगोविंद झारिया को उम्मीदवार बनाया। हरिगोविंद झारिया पहले नरसिंहपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं आशीष पटेल जबलपुर में बीजेपी अंत्योदय प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक रहे हैं। और इसी के साथ ही वरदमूर्ति मिश्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने 28 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं और 1 महीने के भीतर इनकी लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। तो चुनावी खबरों में हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ।